नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक बात बताओ, मैं पिछले कई सालों से जानता हूं आपको। अब मेरे को आपकी आइडेंटिटी जो है ना, क्या है समझ नहीं आ रहा। आप यूपी की नेता हैं, मध्य प्रदेश की नेता हैं, या राष्ट्रीय नेता हैं, या सन्यासी हैं क्या? एक तो आपने पहले जो बोला ना भूतपूर्व, उसमें मुझे भूत पे आपत्ति में है। मैं भूत तो नहीं हूँ। हाँ, भूत नहीं है। हाँ, वो तो रखा है। अच्छी अच्छी बिल्कुल। हाँ, मैं भूत आदमी नहीं हूँ। लगती है एकदम आप। हाँ, एक तो भूत नहीं हूँ। अच्छा। और दूसरा, कुछ ऐसा संयोग हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से जो 5.5 साल में बाहर रही, तो उसमें अभी में एक दूरी सी रहती है दोनों की। व्यक्तिगत संबंध तो ठीक रहते हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर अभी मैं अपने आप को जहाँ सीमित किए हुए हूँ, गंगा के अभियान तक। और ये भारतीय जनता पार्टी में आने से थोड़ा पहले से मैं अलग भी चला रही थी, और संयोग से भारतीय जनता पार्टी में उसका सेल बना हुआ था और राजनाथ जी उसके प्रभारी थे। तो जैसे ही मैं भाजपा में आई, राजनाथ जी ने वो मुझे दे दिया। तब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे। तो गंगा का अभियान भी थोड़ा अलग सा चलता है। तो इसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुद्दों के ऊपर मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संगठन की गतिविधियों से थोड़ी दूरी रहती है। वही लगता है अभी जो 5.5 साल आप पार्टी से बाहर रही, आपको लगता है थोड़ा आपकी दूरी हो गई पार्टी की विचारधारा से या पार्टियों के नेताओं से? आप दूर दूर होती चली गई, इसलिए फिट नहीं बैठ रही अभी तक आप? नहीं, विचारधारा से दूरी नहीं हुई थी, उल्टा हुआ है। व्यक्तियों से दूरी? व्यक्तियों से भी थोड़ी दूरी हो गई थी और संगठन की गतिविधियों से दूरी हो गई थी। अभी भी वो रहता है। जैसे पार्टी का कोई संगठन का कार्यक्रम होता है तो उसमें लगभग में मेरी भागीदारी नहीं होती है, लेकिन अगर मैं गंगा अभियान में किसी नेता की भागीदारी कराना चाहूँ तो कराती। पर एक बात बताइए ना, अभी तो आपकी अपनी पार्टी में मैली हो रही है सब चीजें। वहां पर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कहीं आप कुछ कह देती हैं, कभी और कुछ कहते हैं, क्योंकि अब उपाध्यक्ष हैं, कैंपेन में आप जाएंगी। तो आपको लगता है कि कोई नेता होना चाहिए जो पार्टी को लीड करे, या पार्टी के नाम से लोग वोट देंगे आपको? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, और अभी की जो स्थितियां हैं उसमें कोई भी राजनीतिक दल आज की स्थितियों से अपने आप को अलग रखना बहुत मुश्किल है। उसका प्रभाव पड़ेगा ही। आपके परिवार में भी प्रभाव पड़ा है। तो जो परिवारों से ही निकले हुए लोग तो राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं, तो पार्टी भी एक बहुत बड़ा परिवार होती है, दल भी एक बड़ा परिवार होता है। तो उसके ऊपर भी उसका असर पड़ा हुआ है, भौतिकता का असर पड़ा हुआ है, तत्काल जीतने के प्रलोभन, उनके दबाव। तो विचारधारा तो है नहीं आपकी पार्टी की आज कोई कोई पता ही नहीं क्या कांग्रेस में और आपकी आर्थिक नीतियों में फर्क क्या है? कोई पता नहीं कि वो 370 की बात नहीं करते हैं, अयोध्या की बात नहीं करते। तो आपको लगता है कि पार्टी जीतेगी अगर कोई, तो उसके लिए विचारधारा तो माने नहीं रखती, परंतु नेतृत्व होना चाहिए। बिना नेता क्या पार्टी जीते इलेक्शन नहीं जीत सकती? ऐसा लगता है आपको क्या? भारतीय जनता पार्टी के लिए राम जन्मभूमि एक आस्था का विषय रहा है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है। धारा 370 की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। ये तो वो विषय हैं जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की अपनी क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी, हम नहीं कर सकते। आपको मैं तो चुनाव के मुद्दे नहीं होंगे ये आपके? नहीं, ये आस्था के विषय हैं। चुनाव के मैं पूछ रहा हूँ, होंगे कि नहीं होंगे? राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण चुनावी मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा से कहती हूँ। अच्छा, पर आपको लगता है कि पर नेतृत्व आंदोलन का विषय हो सकता है। पार्टी को आज नेता की जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए? अटल जी जैसे नेता की जरूरत है कि नहीं है? चुनाव अपने सिर पे तो पार्टी जीत नहीं सकती जब तक कोई नेता ना हो। चाहे इंदिरा गांधी रहे, चाहे अटल जी रहे, चुनाव जीते हैं, तो राष्ट्रीय नेता कोई होना चाहिए। उसकी जरूरत लगता है पार्टी में, अभी लगता है उसकी कमी महसूस हो रही है। कई बार विचारधारा और एक समूह भी नेता का काम करता है। एक पूरा का पूरा ग्रुप भी ऐसा होता है, उसकी जो एकता होती है उस ग्रुप की, और जो विचार की एकता होती है, वो कई बार वो भी नेता का काम करती है। तो आपको लगता है नेता की जरूरत नहीं है आपको? विचारधारा नहीं, मैं और ऐसा नहीं समूह बोल जो रहा हूं, मैं ये कह रही है, समूह तो आपका पता नहीं कौन सा है, एक का मुंह इधर है एक का उधर है, पता नहीं लगता ना कि कौन से समूह की बात कर रही हैं आप। आपकी पार्टी के इतने सिर हैं, पता नहीं कौन सा सिर की बात कर रही हैं आप। अब भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल है, वो फैसला करेगा कि नेता के साथ चुनाव में जाना है कि समूह के साथ चुनाव में जाना है। इसमें मेरी से नहीं है, मेरा मतलब मेरी कोई धारणा का महत्व नहीं है। क्योंकि आप कैंडिडेट नहीं है? आप ऐसा भी कह सकते हैं, और ऐसा कैंडिडेट में नहीं भी होती, सामान्य कार्यकर्ता की भी इसमें से नहीं हो सकती है। आप मुझे ऐसा भी समझ सकते हैं। पर एक बात बताइए, आपने जो अभी जो नाम चल रहे हैं, मोदी का नाम बार बार चल रहा है कि चुनाव से पहले मोदी को डिक्लेयर कर, एक धड़ा ये कहता है, दूसरा जो आपने कहा कि पार्लियामेंट्री पार्टी बोर्ड जो है हमारा फैसला करेगी। आपको लगता है आपकी पार्टी में कुछ प्रधानमंत्री कैंडिडेट की इतनी दौड़ लगी हुई है कि किसी न किसी को बनाना बड़ा मुश्किल है? सभी प्रधानमंत्री हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं है? दौड़ नहीं लगी हुई है, इतने योग्य लोग हैं कि उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये बात है। और राजनाथ जी ने जो कहा है, मैं उसी बात को रिपीट करूंगी जो उन्होंने गोवा में भी कहा, कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और इसलिए
इस बात को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अब अगले चुनाव में, इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में नेतृत्व कौन करेगा, ये जो पार्लियामेंट बोर्ड में फैसला होगा, मैं तो उसकी सदस्य ही नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या बोलूँ उस पर। आपने एक बार कहा था उसको लेके, जिस तरह से हमने पढ़ा अखबारों के अंदर कि आपने कहा था कि मोदी जी नेता कैसे बन सकते हैं, प्रधानमंत्री कैंडिडेट, भीड़ इकट्ठे करने वाले लोग कोई नेता बन सकते हैं। और आप कह रही कि पार्लियामेंट में आपने कहा कि भीड़ बनने से कोई नेता नहीं बन सकता। हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं सबसे बड़े अडवाणी जी हैं। वो जिस इंटरव्यू को आप रेफर कर रहे हैं, उन्होंने मेरी बात को पूरा नहीं दिखाया था। जब ये बात आई थी तो मैंने ये कहा था कि अकेले लोकप्रियता एकमात्र आधार नहीं होती है, सुशासन देना भी एक आधार होता है। उन्होंने उस बात को काट दिया। नहीं, पर सवाल ये है कि आपने ये भी तो कहा था ना कि भीड़ होने से कि उमा जी भी भीड़ इकट्ठी करती हैं, बहुत सारे आपने ये भी कहा कि वरुण गांधी भीड़ इकट्ठे करते हैं। हाँ। हम तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। ये बात मैं अभी भी कहूंगी कि जब आप किसी के प्रधानमंत्री होने का फैसला करते हैं, उम्मीदवार होने का फैसला करते हैं, तो उसमें आपको उसकी अच्छी गवर्नेंस देने की कैपेसिटी को भी जज करना पड़ता है। ये मैं बोल रही थी, उसमें मैं यही बोल रही थी, मैं अभी भी यही बोल रही थी। गवर्नेंस की बात में आए तो आपके सारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने अच्छा काम किया। आपके प्रदेश में जहाँ से आप आई हैं, मतलब शिवराज चौहान लोकल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको लोगों ने दूसरी एक बार जीता है, एक बार तो आपसे लेकर के उन्होंने तीसरी बार भी लगता है ओपिनियन पोल के हिसाब से वो जीत जाएंगे। आपके रमन सिंह भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो अगर गवर्नेंस की बात है तो इन सबका कैंडिडेट होना चाहिए। अब अभी क्या है कि जो मध्य प्रदेश की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, गुजरात की बात है, उसमें कुछ बातों में गुजरात की तुलना किसी भी राज्य से नहीं हो सकती, भाजपा शासित राज्य से भी नहीं हो सकती है। क्योंकि एक तो गुजरात में अगर आपको याद हो तो 1-1.5 साल का शंकर सिंह वाघेला का कार्यकाल यदि आप छोड़ दें तो 95 से ही गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और 4 बार मोदी जी ने शपथ ली है और 3 बार उनके नेतृत्व में हमने चुनाव जीता है। जो गुड गवर्नेंस की जो बात होती है उसमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें अच्छा लॉ एंड ऑर्डर भी होता है और उसमें करप्शन फ्री सिस्टम भी होता है। उस दृष्टि से गोवा और गुजरात को इस देश में हर राज्य की तुलना में ज्यादा मान्यता मिली हुई है। मतलब अच्छी गवर्नेंस ये लगता है कि आपकी दौड़, नेताओं की दौड़ में सबसे आगे मोदी लगते हैं आपको। गुड गवर्नेंस के मामले में गुजरात आगे है और वो नरेंद्र मोदी ने दी है, इसमें कोई शंका नहीं। नरेंद्र मोदी लगता है गवर्नेंस के बेसिस पे आपके पास वही बड़े नेता हैं जो चुनाव। जो बात मैंने पहले कही थी वो मैं अभी भी कहूंगी कि ऐसा संयोग हो गया है कि देश बहुत असुरक्षा की भावना से पीड़ित है। लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, चाइना हमको डरा देता है, हमारे सैनिकों के सिर काट दिए जाते हैं और हम हैं करके रह जाते हैं, और स्त्रियों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का ये भाव लगा कि हमें सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। लोग डरते हैं मतलब उससे। नहीं, सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी उल्टा भय को मुक्त कराएगा। क्योंकि वहां 2000 दंगे अगर नहीं होते 2002 के, शायद मोदी इतने पॉपुलर होते क्या, उसकी वजह से भी तो पॉपुलरिटी मिली है जो उनके यहाँ हुआ। आप उससे दुखित तो होंगी जरूर। गुजरात में जो हुआ उन्होंने माफी नहीं मांगी, पर आप भी सोचते हैं कि जो कुछ भी हुआ 2002 के अंदर वो देश के लिए ठीक नहीं था। मुझे ये लग रहा है कि वो दंगों का जिस प्रकार से राजनीतिकरण हुआ और राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से उस पर वोट बैंक की राजनीति सेंकी वो गलत हुआ। पर आप दंगों को क्रिटिसाइज नहीं करें कि दंगे हुए, उससे बड़ा दंगा हमारे देश में तो सिखों का हो चुका है जिसमें कि 10-20 हजार। तो उसके लिए मिसेस गांधी ने माफी मांग ली, मनमोहन सिंह ने माफी मांग ली। आप लोग तो माफी मांगने से भी घबराते हैं कि आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं। अभी गुजरात इसमें उत्तरांचल में भी जो 20,000 लोग मर गए हैं केदार घाटी में, वो मुख्यमंत्री की लापरवाही से मर गए हैं। आपको शायद पूरी बात पता ही नहीं है। 3 दिन से पानी बरस रहा था तो केदार वैली खाली करवानी थी, इविक्ट नहीं करवाई गई केदार वैली। ये गलत निर्णय के कारण हो गया है। लोग आपदा आती, धन हानि होती, एक भी व्यक्ति ना मरता, 0 कैजुअलिटी होनी थी। अगर लोगों को 16 तारीख को केदार वैली से निकाल दिया होता तो लोग तो मरे हैं 17 को सवेरे, और पानी बरसा है 14, 15, 16। नहीं, वो तो ठीक है, ये तो एक त्रासदी हो गई वहां पर। मैं कह रहा हूँ जिस तरह का कम्युनल वायलेंस हुआ वहां पर गुजरात के अंदर, अगर सरकार ठीक से काम ना करे तो उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए। तो आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया था, 1000 लोग मरने दिए? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि आपने लाशें गिरने में धर्म का आधार का इस्तेमाल किया है। वहां तो हिंदू भी बहुत मारा गया। ठीक है, मारे गए तो दोनों मारे गए। 400 हिंदू अगर मारे गए तो 1000 मुसलमान भाई हमारे मारे गए। तो आपको लगता है जो मारे गए जिससे प्रतिक्रिया वहां पर हुई गोडरा की आप कहेंगे, परंतु उसके लिए थोड़ी बहुत स्टेट गवर्नमेंट को कहना चाहिए ठीक है मेरे नेतृत्व में ये हुआ, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, आगे से नहीं होगा। वो कहते हैं कि जो ऐसा कहलवाने के पीछे भी राजनीतिक मंतव्य है ना, ये गलत है। ये जब आप पूछ रहे हैं कि गलती है तो प्रशासन को माफी मांगना भी छोटा हो जाता है। ये इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की वोट बैंक की राजनीति है। तो आप भी तो वही राजनीति मोदी को प्रोजेक्ट करने के पीछे आपकी राजनीति भी ये है कि वो हिंदू सम्राट है, उसने लोग वहां पर दंगे। देखिए प्रभु, मैं बहुत चालाक नेता नहीं मानी जाती, मैं सीधे सीधे कहूंगी।
अगर आप राजनीतिक इरादे से किसी से कोई बात कहेंगे तो उसका जवाब भी राजनीतिक इरादे से ही होगा फिर। हाँ बोलो जी, आपको लग रहा है इसके लिए राजनीति, इसलिए हम माफी नहीं मांगे चाहे गलत हुआ, इस सवाल के पीछे राजनीति है, इसलिए माफी नहीं नहीं मांगेंगे। गलत और सही की जो ना बात संघ है, के लोग मांगते हैं माफी, ना आपके कोई नेता माफी के लिए तैयार है। गलत और अटल जी शायद उन्होंने कहा था मांग लेते, अगर वो बेचारे बोलते नहीं इसलिए मांगते हैं नहीं। गलत और सही की जो बात है ना, वो कई बार एक ऐसी विवेचना का विषय होता है कि आप उसमें माफी मांगेंगे तब भी उसका समाधान नहीं होगा। उमा जी, मेरे को ये लगता है आप मुख्यमंत्री रही हैं और उसके बाद पार्टी छोड़ के चली गई, आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी के पास विषय नहीं है, इसलिए राष्ट्रवाद का नाम लेकर के आप कम्युनल लेवल के ऊपर इलेक्शन जीतना चाहती हैं और मोदी को एक प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, यही देश को बचा सकता है। उसके पीछे ये कि हिंदुत्व को बचाना है अगर, तो मोदी को वोट दीजिए। क्यों? यही है एक वोट जीतने के पीछे कारण। मैं अभी पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं उमा भारती जी से। मैंने कहा कि आपके पास मुद्दा तो कोई है नहीं, आर्थिक करप्शन खिलाफ आप नहीं बोलती पार्टी आपकी, क्योंकि आपके नेता करप्शन लगे हुए हैं। आपने भी एक बयान दिया है कि हमारे मुसलमान भाइयों को एक हिंदूवादी नेता ही बचा सकता है। ये धमकी है या लालच है? ना धमकी है ना लालच है, एक सच्चाई है जो मैंने व्यक्त की है। क्योंकि डर किसके नाम पे पैदा किया गया? मेरे नाम पर, मेरे जैसे लोगों के नाम पर। तो जब हम ही लोग ऐसे प्रतीत होंगे कि हमारे बारे में जैसा कहा गया हम वैसे नहीं है, तो वो चीज खत्म तो उसके लिए वोट दें आपको? नहीं, वोट ना दे, हमको समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश मैंने तो अभी भी ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान एक झटके में वोट देने लग जाएगा, ऐसी स्थितियां कभी बनेंगी ऐसा मत सोचिए। विश्वास है, उसको कायम करने में समय लगेगा, क्योंकि विश्वास को बहुत तोड़ा है और तोड़ने के लिए 50-60 साल लगाए गए हैं और बहुत सारे संसाधन और प्रचार तंत्र लगाया गया इसमें हमारे खिलाफ। तो एक झटके में नहीं हो पाएगी ये चीज। पर आप अपनी भाषा भी तो नहीं बदलते ना। अमित शाह जाते हैं वहाँ यूपी के अंदर, आप भी यूपी के अंदर हैं, वहाँ की एमएलए हैं, वहाँ पर अमित शाह, वहाँ पर विनय कटियार, उमा भारती, सब एक ही रंग के भगवा ध्वज के लेकर के घूमते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो डर सा लगता है कि आपका इश्यू विकास नहीं है, आपका इश्यू है सिर्फ राम मंदिर बनाना है। सबको साथ लेकर चलने की बात है ना कि यूपी के अंदर इस तरह के अमित शाह को भेजने की जरूरत क्या थी? अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, उनको कोई ना कोई राज्य का प्रभार मिलना था, उनको उत्तर प्रदेश उनको वेस्ट बंगाल का देते, कम्युनिस्टों से लड़ाई करने के मजा तो आता ना। ना। आप राजनाथ जी को बुलाइए, मेरे को नहीं। अच्छा, ये राजनाथ जी का फैसला है, तो आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना ना। मैं पार्टी के बचाव में बोल नहीं सकती। क्यों नहीं बोल पाऊंगी? मैं पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। पार्टी के आइडियोलॉजी पे नहीं, मैं आइडियोलॉजी पे बोल पाऊँ। आइडियोलॉजी आपकी है क्या पार्टी? चलो, पर आपकी विचारधारा क्या है आज के देश में भारतीय जनता पार्टी? हमारी विचारधारा है कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम दें, देश को एक सुरक्षा का आश्वासन देने वाला सिस्टम दें। क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की और वोट बैंक की राजनीति करने वाली सांप्रदायिक पार्टी है, उससे मुक्ति मिलनी चाहिए देश को। आपके यहाँ भी कर्नाटका में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, मध्य प्रदेश में कई चार्ज लगते हैं, राजस्थान में भी लाख लगे हुए हैं चार्ज, दिल्ली के कुछ नेताओं के करप्शन। कौन सा नेता आपका बचा हुआ जो भ्रष्टाचार नहीं लगा? येदियुरप्पा जी पे करप्शन का चार्ज लगा तो हमें ये मालूम था कि हम इनका इस्तीफा लेंगे तो हम कर्नाटक हारेंगे, और हम हारने के लिए तैयार थे, हमने समझौता नहीं किया भ्रष्टाचार। तो विचारधारा तो आप कह रही थी है राष्ट्रवाद है या कुछ भी है, पर एक बात है कि जीतने के लिए, जैसे शुरू में बात की थी मैंने आपसे, नेतृत्व की जरूरत है। आपके मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपके राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश की तरफ भी आऊँ, वहाँ पर आपको नहीं बुलाया जाता, आपकी कोई सभा नहीं आती। राजस्थान में वासु जी मोदी जी की नहीं बुलाती, शिवराज चौहान ने मोदी का चित्र नहीं लगाया। तो इसको क्या लगता है कि आपको लगता है कि अभी एक्सेप्टेबल लीडरशिप नहीं है, आप पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, आपको बुलाने से कोई नुकसान हो जाएगा, या उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं आपके बिना? मुझे आखिरी बात लग रही है, और अगर उनको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शिवराज को लगता है कि वो मेरे बिना वहाँ सरकार बना सकते हैं तो बनाए ना। हमारा तो इस, अगर यही मेरा सहयोग चाहिए उनको कि मैं वहाँ दिखूँ ना, तो मैं बिल्कुल नहीं दिखूंगी। आप जाती तो है फिर भी? नहीं, वो तो वहाँ तो मेरा घर है ना, हम तो निवासी हैं मध्य प्रदेश के, मैं रूटलेस लीडर नहीं हूँ ना, मेरा रूट है। तो कंपटीशन तो उनके साथ है नहीं आपका कोई? नहीं, मेरे मन में कोई कंपटीशन की भावना है भी नहीं शिवराज के साथ। तो आपको लगता है यूपी के अंदर आप नेतृत्व नहीं संभालना चाहती पार्टी का? नहीं, मुझे पार्टी नेतृत्व देगी, मैं संभाल लूंगी। आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए यूपी में कहेंगे तो लड़ेंगे आप? हाँ। और आपका अपना दिल है वहां से लड़ने का? जहां से राजनाथ जी कहेंगे। राजनाथ जी कहेंगे तो मध्य प्रदेश से तो नहीं लड़ेंगे आप? राजनाथ जी जहां से कहेंगे। पर प्रेफर क्या करेंगे आप? मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, भगवान की दया है ना मुझ पर कि मैं किसी भी राज्य से चुनाव जीत सकती हूँ, ये तो ईश्वर की दया है। ये तो आप यूपी में इसलिए कह रहा हूँ कि आपने बुंदेलखंड इलाके से चुनाव लड़ा और छोटे से राज्यों की आपने समर्थन भी कर दिया, तो आपको लगता है कि आप बुंदेलखंड को अलग राज्य बनना चाहिए, इसके लिए संघर्ष क्यों नहीं करती हैं आप वहाँ पर? वहाँ संघर्ष करेंगी, करनी चाहिए? वहाँ संघर्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड अलग राज्य बने इसका मन वहाँ लोगों का हो गया है, और जब भी कभी घोषणा होगी तो बुंदेलखंड उसमें प्राथमिकता पे आएगा। बुंदेलखंड में तो दूसरी दिक्कत आ गई है जिसके कारण वो हो नहीं पा रहा है तकनीकी तौर पर। मध्य प्रदेश का हिस्सा भी बुंदेलखंड में मांगा जा रहा है,
और मध्य प्रदेश के लोग बुंदेलखंड में अलग से राज्य के लिए तैयार नहीं है। वो एक प्रक्रिया को सुलझा लेंगे ना, जैसे झारखंड ने उड़ीसा और मध्य प्रदेश को गिव अप कर दिया था, तो उसी दिन बुंदेलखंड बन जाएगा। नहीं, पर आप सवाल ये कि आप छोटे राज्यों की फेवर में, मायावती ने कहा था 4 राज्यों में बांट देना चाहिए, तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं, पर आपके पार्टी के नेता जो हैं यूपी के बंटवारे के अंदर राष्ट्रीय लेवल पे कोई लगता नहीं है कोई उसके अंदर उनके अंदर कोई इच्छा है, शक्ति नहीं, है। उसका कारण यह है कि राज्यों का जो बंटवारा है वो सारी चीजों को देख के होना चाहिए, लेकिन बुंदेलखंड को तो भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड बंटवारा यूपी का होना चाहिए, ये बात की बात है। वो मैं कह रही ना, बंटवारा यूपी का हिस्सा ही तो बुंदेलखंड बनेगा ना। उसमें हरित प्रदेश भी मांग रहे हैं अजीत हाँ, सिंह। तो हमें जब भी हम किसी नए राज्य के गठन की बात करते हैं तो उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके रोजगारों की व्यवस्था, ये भी हमें साथ में देखना चाहिए, तभी हमें उसके गठन की घोषणा। मायावती की घोषणा तो पॉलिटिकल थी। तो लगता है सारे में उमा भारती अपना अभी तक रोल डिफाइन नहीं कर पाए। गंगा में मेरा काम है, बीजेपी में क्या काम है कोई पता नहीं, ये राजनाथ जी को तय करना है। नहीं, अभी तक कोई काम नहीं है अभी मुझे कोई काम नहीं। तो आपके भविष्य क्या है फिर? अगर पार्टी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, सिर्फ गंगा के पीछे लगी हुई हैं, तो आप राजनीतिक नेता हैं या सन्यासी हैं? गंगा तो देश की पहचान हाँ, नहीं फिर इसका आपके पार्टी में आप सन्यास से नहीं है। उमा भारती जो है तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। आप कहते हैं जो पार्टी तय करेगी वो बन जाएगा, आप अपने अभियान में लगी हैं, यूपी में आपको इंटरेस्ट नहीं ले। उमा भारती करना क्या चाहती है? मैं गाय के लिए, गरीब के लिए, गंगा के लिए अपनी तरफ से जितना प्रयत्न बनता है मैं करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं? भारतीय जनता पार्टी वाले जब कहेंगे तो मैं करूंगी। चलिए ठीक, देखेंगे कब कहेंगे आपको। कई बार आपसे डरते भी है ना कि क्या कह देंगे आप। तो हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।